नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किन खबरों पर आज हमारी नजरें रहने वाली हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी मुझसे बेहतर नेगोशिएटर है। इसके अलावा ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट एमपी सरकार अब जाने वाली है। ग्वालियर से किडनैप हुआ मासूम मुरैना में मिल चुका है। महाकुंभ में आज 52 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ग्वालियर में खनन माफियाओं का एसडीएम पर हमला देखने को मिला है। मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय खेलों का समापन आज उत्तराखंड में होने वाला है। राष्ट्रपति भवन में सीआरपीएफ अफसर की शादी हुई है। म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी का एक्सीडेंट हुआ है, हादसे का शिकार हुए हैं वो। भोपाल की सड़कों पर स्कूटी से कपिल शर्मा घूमते हुए नजर आए हैं। तो इन्हीं सब खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली। चले इसी के साथ अब खबरों का रुख कर लेते हैं और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा खत्म कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को देर रात 3 बजे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। आपको बता दें कि ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से बात की। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर यानी कि मोल भाव करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं। वो मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर हैं। ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा भी की। इसके साथ ही उन्होंने 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजने की बात कही। वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई दी। मोदी ने कहा कि ये खुशी की बात है कि मुझे ट्रंप के साथ दोबारा काम करने का अवसर मिला। मेरे और ट्रंप के मिलने का मतलब 1 और 1 11 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका का दौरा था वो खत्म हो चुका है और इस दौरे के बाद आपको बता दें कि ट्रंप की बात कर ले या फिर नरेंद्र मोदी की बात कर ले, दोनों ही की ही प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से तारीफ की है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाई लेवल मीटिंग के बाद यह ऐलान किया। सरकार का मानना है कि ओबीसी वर्ग को पूरा न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का जल्द निपटारा चाहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में लॉ डिपार्टमेंट और जीएडी के साथ लंबी चर्चा हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया गया। सीएम ने एडवोकेट जनरल को सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने साफ किया कि सरकार की मंशा ओबीसी को न्याय दिलाना है। जैसे ही अदालत का फैसला आएगा, वैसे ही सरकार उसे तुरंत लागू करेगी। सीएम का कहना है कि कुछ लोग अदालती फैसलों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। सरकार पहले ही हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख चुकी है, लेकिन लंबित याचिकाओं और कानूनी अड़चनों के कारण आरक्षण लागू नहीं हो सका। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करके इस मामले का जल्द समाधान चाहती है। राज्य सरकार की हमारी सरकार बनने के पहले से ही है लगातार लाइन है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, एससी को जो निर्धारित आरक्षण वो मिले, एसटी को मिले। न्यायालयीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कई सारी याचिकाएं अलग अलग चल रही है। आज हमने इस संबंध में समग्र एक बड़ी बैठक की, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के, जीएडी के, हमारे सीएस से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बात की और हमने दोबारा अपना मंतव्य प्रकट किया कि जल्दी से जल्दी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डिसाइड करे, ताकि जो हमारे जिस वर्ग की कैटेगरी है उनको उनका अपने अधिकार के साथ उनके साथ न्याय हो सके।
मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अलग अलग लाते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे अपने इन वर्गों के खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से भी हमने निर्णय लिया है कि वो उनके आगे सरकार अपना मंतव्य बताए और जितनी जल्दी माननीय न्यायालय फैसला करेगा हम उस निर्णय को लागू करने की व्यवस्था करेंगे। कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी तो ओबीसी के पक्ष में हम 27% आरक्षण लेके आए थे, और जब हम 27% आरक्षण लेके आए तो हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच वही आम आदमी को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार की जो भावना है उसके भावना से हमने अपने आप को प्रस्तुत किया था प्रदेश के सामने। अब मोहन यादव जी अगर ये बात कहते हैं कि हम सारी जितनी भी अलग अलग तरह की याचिकाएं लगी उसको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ लगाने की पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और अपना पक्ष ओबीसी के पक्ष में दृढ़ता से रखेंगे, ये अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मैं उनका स्वागत करता हूं, पर आपकी नीयत ठीक नहीं दिखती। तो ग्वालियर से अब आपको खबर बताएंगे, जहां दिन दहाड़े मां की आंखों में मिर्च छोंककर जिस बच्चे का अपहरण किया गया था वो मुरैना में मिल चुका है। पुलिस की चौतरफा घेराबंदी के बाद बदमाश उसे मजदूरों के पास छोड़कर भाग गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को साथ लेकर आई। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें लगाई है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले को लेकर कहा कि ग्वालियर में 13 फरवरी की सुबह शिवाय गुप्ता नाम के बालक का अपहरण हो गया था। वह अपनी मां के साथ स्कूल जा रहा था। बच्चा सकुशल मिल चुका है। बच्चे को माता पिता को सौंप भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने आगे कहा कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश की धरती पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो ग्वालियर से जो बच्चा किडनैप हुआ था वो अब मुरैना में मिल चुका है। आपको बता दें कि 13 फरवरी को यानी कि कल इस बच्चे का अपहरण किया गया था। बच्चा अपनी मां के साथ स्कूल जा रहा था। इसी दौरान बदमाश आए और मां की आंखों में मिर्च डालकर बच्चे को लेकर फरार हो गए थे। इसके बाद बदमाश, आपको बता दें कि मजदूरों के पास बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। बच्चे को मुरैना से बरामद कर लिया गया है। तो दिन दहाड़े बच्चे को अगवा किया गया था और इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। कानून बिगाड़ने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ग्वालियर पुलिस द्वारा हमारे द्वारा जो जानकारी सुबह आई थी कि शिवाय गुप्ता अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाते समय मां के साथ एक बच्चों को बदमाश ने छीन करके किडनैपिंग का प्रयास किया था और हुई अपहरण की घटना पे पुलिस के द्वारा एक तरह से ये चुनौती के रूप में लिया गया था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए। बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पे कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को माँ बाप से बातचीत कराई और उनको बच्चों तक पहुँचने के सारे प्रबंध कर रहे हैं। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, शासन का, प्रशासन का, सभी लोगों का, सभी मंत्रियों का। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा बच्चा वापस आएगा, पर सभी लोगों की मदद से मेरा बच्चा वापस आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सभी का धन्यवाद भैया, प्रशासन का धन्यवाद। मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, बहुत बहुत अच्छा किया शासन। 6 वर्षीय बालक का बड़ा सनसनीखेज अपहरण हुआ था और इसके पश्चात लगातार जो है इसके संबंध में जो शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे प्रकरण की, और इसके पश्चात जो ग्वालियर और हमारी चंबल संभाग की टीमें लगातार इसमें जो है सर्चिंग अभियान में लगी हुई थी। अभी जो है बच्चा सकुशल आ गया है। जो अज्ञात दोनों बदमाश हैं उनको स्थापित करके उनके अंजाम तक मतलब जो है पहुँचाना
अभी शेष है जो है तो वो कार्रवाई भी हम लगातार इसके अनुक्रम में करेंगे। अभी पेरेंट के पास पहुंचाया गया है, उसको प्रॉपरली एक प्रकार से जब पेरेंट के पास वो पहुंच जाएगा, जब सहज हो जाएगा वो, तब उससे मतलब जो है जो रूल ऑफ लॉ है उसके अनुसार बातचीत की जाएगी। तो प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगातार जारी है। आज करीब 54 लाख संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब तक 49.14 करोड़ श्रद्धालु स्नान भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। महाकुंभ में श्रद्धालु की भीड़ के चलते संगम स्टेशन बंद कर दिया गया है। वहीं 8वीं कक्षा तक के स्कूल भी कल तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही महाकुंभ में स्वच्छता का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसमें एक साथ 15,000 कर्मचारी 10 किलोमीटर लंबे घाट पर सफाई करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 49 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगा चुके हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं महाकुंभ में। सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं और अब स्वच्छता का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा महाकुंभ में। तो महाकुंभ में आस्था की इस संगम में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 49 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं संगम में स्नान के लिए। लगातार श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। मणिपुर के एक कैंप में एक सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर ही फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। घटना में 3 जवानों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी को इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया है। आरोपी हवलदार ने अपनी सर्विस राइफल से गोलीबारी की है, जिसमें एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी जवान सीआरपीएफ की 120वीं बटालियन का सदस्य था। फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सीआरपीएफ की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में क्या वजह थी, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सीआरपीएफ के अधिकारी कैंप में पहुंचकर स्थिति का लगातार फिलहाल जायजा ले रहे हैं। जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में तनाव को कम करने के उपायों पर भी विचार किया जा सकता है। तो मणिपुर से ये चौंका देने वाला मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। बताया जा रहा है कि इसमें 3 जवानों की मौत हुई है। वहीं कुछ घायल बताए जा रहे हैं, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल क्या वजह रही फायरिंग की, खुद को गोली मारने की, स्पष्ट नहीं हो पाया है। अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। तो ग्वालियर में एक बार फिर खनन माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है। इस बार माफिया ने एसडीएम पर हमले की कोशिश की है। एसडीएम सूर्यकांत त्रिपाठी की टीम ने बिना रॉयल्टी गिट्टी ले जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया और इस दौरान माफिया ने न केवल एसडीएम के गनमैन के साथ धक्का मुक्की की, बल्कि अपने साथियों की मदद से गिट्टी से भरी ट्रॉली लेकर फरार भी हो गए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी एसडीएम के गनमैन के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद में आरोपियों ने डबका गांव में जाकर ट्रॉली खाली कर दी। मामले में हस्तिनापुर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और खनिज अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस मामले को लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधियों को राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर किया जाएगा।
तो फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है, पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, घटना सामने आई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है कि अब एसडीएम पर ही हमले की कोशिश की गई है ग्वालियर में। तो कपिल शर्मा दुनिया भर में अपनी शानदार कॉमेडी के लिए काफी मशहूर है। इनके चाहने वालों की लिस्ट में लाखों देसी से लेकर विदेशी फैंस भी शामिल हैं। अब इस समय कॉमेडी किंग कपिल शर्मा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। जी हाँ, कॉमेडी किंग और एक्टर कपिल शर्मा सोमवार को भोपाल पहुंचे थे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री और कपिल शर्मा के बीच कई विषयों पर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कपिल शर्मा ने बताया कि वे एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में भोपाल आए हैं और कुछ दिन भोपाल में ही रहेंगे। तो वहीं आज कपिल शर्मा पुराने भोपाल की सड़कों पर स्कूटी पर घूमते हुए भी नजर आए हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल की इन सड़कों की, जहां कपिल शर्मा स्कूटी से घूमते हुए नजर आए हैं और राजधानी भोपाल के सौंदर्यीकरण का लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं कपिल शर्मा। बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की है और उनको बताया कि एक फिल्म के शूटिंग के सिलसिले में वो राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और कुछ दिन राजधानी में ही वो बिताएंगे। तो भोपाल के नज़ारे का आनंद स्कूटी पर सवार होकर कपिल शर्मा लेते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने राजधानी भोपाल के इस दौरान काफ़ी तारीफ भी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की है। हालांकि एक फिल्म के सिलसिले में कपिल शर्मा भोपाल आए हैं और कुछ दिन भोपाल में ही बिताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं, राजधानी भोपाल की सड़कों पर स्कूटी से घूमते हुए कपिल शर्मा नजर आए हैं। तो सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता की शादी राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुई। यह ऐतिहासिक शादी 12 फरवरी की रात में हुई। शादी की खूबसूरत तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। पूनम गुप्ता अभी राष्ट्रपति की पीएसओ है। राष्ट्रपति की विशेष अनुमति से उनकी शादी हुई है। दोनों की शादी में परिवार के करीबी लोग और वीआईपी मेहमान पहुंचे थे। पूनम गुप्ता की शादी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची थी। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान राष्ट्रपति भवन के अंदर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। पीआईबी के दावे के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति भवन में किसी शादी का आयोजन हुआ। इससे पहले भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं। पूनम गुप्ता की शादी में नर्मदापुरम सांसद दर्शन चौधरी भी पहुंचे थे। वे परिवार के साथ पहुंचकर इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं। पूनम गुप्ता की जिस जगह पर शादी हो रही थी उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। सिर्फ दोनों परिवार के लोग और खास मेहमान ही वहां पर पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि पूनम गुप्ता सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में पीएसओ के रूप में भी तैनात है। पीएसओ का मतलब पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। वे राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात रहती हैं। उन्होंने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में महिला दल का नेतृत्व भी किया था। उनके पति अवनीश कुमार भी सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हैं और जम्मू कश्मीर में उनकी तैनाती है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन में सीआरपीएफ अफसर की शादी हुई है। तो म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसके चलते उन्होंने शेखर रविजियानी के साथ पुणे के म्यूजिक कॉन्सर्ट को पोस्टपोन कर दिया है। विशाल शेखर के साथ 2 मार्च 2025 को पुणे में परफॉर्म करने वाले थे। आपको बता दें कि विशाल ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। विशाल ने लिखा, मेरी किस्मत खराब थी, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जल्द ही वापस आऊंगा, आप सभी को बताता रहूंगा, जल्द ही मिलेंगे पुणे। इसे लेकर कॉन्सर्ट के आयोजक जस्ट अर्बन की टीम का भी बयान सामने आया। टीम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि विशाल और शेखर का म्यूजिक कॉन्सर्ट पोस्टपोन कर दिया गया है। हमें आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि विशाल ददलानी से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण मच अवेटेड अर्बन शोज म्यूजिक प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया गया है।
विशाल का ट्रीटमेंट फिलहाल जारी है। कॉन्सर्ट पोस्टपोन होने पर विशाल की टीम ने फैंस से माफी भी मांगी। उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हम असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं, हम जल्द ही नई तारीख साझा करेंगे, सभी के टिकट के पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आगे के अपडेट के लिए बने रहें। तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होने जा रहा है। हल्द्वानी के गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इसको लेकर कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी, जो कि उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। और राष्ट्रीय खेल जिस तरह से उत्तराखंड में संपन्न हुए हैं, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह अब उत्तराखंड में होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इसका शुभारंभ हुआ था और अब समापन समारोह 38वें राष्ट्रीय खेलों का उत्तराखंड में होने वाला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरह से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला, ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था और अब समापन समारोह उत्तराखंड में होने वाला है 38वें राष्ट्रीय खेलों का, और इसको लेकर काफी उत्साह लोगों में रहा था। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड ने की थी और इसके चलते राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न हुए। इसको लेकर बयान भी सामने आया बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी का। उन्होंने कहा कि एक गौरव की बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के शेयर मार्केट की कि आखिर कैसा रहा। तो देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन यानी कि आज 14 फरवरी को सेंसेक्स 199 अंक की गिरावट के साथ 75,939 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 102 अंक की गिरावट रही, ये 22,929 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 1,522 अंक गिरकर 45,411 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में गिरावट और 9 में तेजी रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स के मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा 3.40% की गिरावट रही। इससे पहले यानी कि अगर कल की हम बात करें तो कल 13 फरवरी को सेंसेक्स 32 अंक की गिरावट के साथ 76,138 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी 13 अंक की गिरावट रही थी, ये 23,031 के स्तर पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में गिरावट और 5 में तेजी देखी गई थी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में गिरावट और 23 में तेजी थी। इसी के साथ एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्स के आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.00% की गिरावट देखी गई थी। तो चलिए अब जान लेते हैं मौसम के हालचाल, जहां देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ठंड लगातार जारी है। आपको बता दें कि पहलगाम में तापमान 4 डिग्री, गुलमर्ग में -7, सोनमर्ग में पारा -6 डिग्री तक पहुंच चुका है। लद्दाख के द्रास में पारा -17.3 डिग्री है। हिमाचल प्रदेश में 3 जिलों ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में आज शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 फरवरी को प्रदेश के ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो फिलहाल सोशल मीडिया के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।